Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is absorption of water, in which we will study about the anatomy of root from the outline water relations. So let's move to our topic absorption of water. Absorption of water में एक तो हम anatomy of root के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा फिर हम इसके mechanisms के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम anatomy of root देखेंगे। तो एनाटमी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहा जाता है। रूट का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करने के बाद उसकी जब स्टडी की जाती है तो उसमें डिफरेंट लेयर्स नज़र आती हैं सेल्स की। इसमें फ़र्स्ट है स्टील। स्टील जो है ये इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है। अब जब उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में उसके सेंट्रल पार्ट को देखा जाए, अगर तो बिल्कुल सेंटर में उसकी पिथ नहीं है तो वहाँ पर होता है जाइलम। ठीक है, रूट के सेंटर में जाइलम पाया जाता है और जाइलम जो है आपको पता है कि ये कंडक्शन करता है वाटर की। इसी के अलावा जाइलम के आउटसाइड पे फ्लोएम के सेल्स होते हैं। फ्लोएम के जो सेल्स हैं ये कंडक्शन करते हैं फूड की। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। जाइलम और फ्लोएम ये कहलाते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। इन वेस्कुलर टिश्यूज़ के बाहर एक लेयर होती है सेल्स की जिसको पेरीसाइकिल कहा जाता है। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ और साथ में पेरीसाइकिल ये मिलके बनाते हैं स्टील। मींस जो टर्म यूज़ होती है स्टील, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ मींस जाइलम, फ्लोएम और पेरीसाइकिल शामिल हैं। अब ये जो जाइलम्स होते हैं, जाइलम में ट्रेकीड्स भी पाए जाते हैं और वेसल्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये जो रूट में जाइलम होता है, यही जाइलम कंटिन्यूसली जो है ये स्टेम में भी जाता है। मींस ये एक स्टील जो है ये एक रॉड लाइक स्ट्रैंड होता है जो कि कंटिन्यूस होता है फ्रॉम रूट टू द स्टेम। अब डायग्रामेटिकली हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखें कि ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी एनाटमी जो है वो दिखाई गई है। बिल्कुल सेंटर में हम इसकी बात करें तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो सेल ये पिंक से कलर में ये दिखाए गए हैं, ये इसके जाइलम हैं। ठीक है, ये जाइलम के सेल्स दिखाए गए हैं। और इसी तरह यहाँ पर आप देखें ये जो है जाइलम के बाहर ये फ्लोएम है। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या है, ये फ्लोएम है। जाइलम हो गया सेंटर में, उसके बाहर फ्लोएम, और उसके बाद ये एक लेयर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर जो लेयर है फ्लोएम के साथ साथ, ये कहलाती है पेरीसाइकिल। तो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ मींस जाइलम और फ्लोएम और साथ में पेरीसाइकिल ये मिल के बनाते हैं स्टील। इस पेरीसाइकिल के बाहर देखें तो इसी तरह से एक और लेयर पाई जाती है, सेलुलर लेयर, जो कि इसी तरह से रेडियली जो है ये सर्कुलर इसमें पाई जाती है। तो ये कहलाती है एंडोडर्मिस। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। तो स्टील के बाद जो बाहर उसकी लेयर है वो एंडोडर्मिस है। और इस एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये थिकनिंग्स जो हैं उसकी रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स पे होती हैं। इनको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लेयर है ये एंडोडर्मस लेयर दिखाई गई है। एंडोडर्मिस की ये सेल्स हैं और इसमें आप ये देखें तो ये ग्रीन और रेड से आपको ये नज़र आ रहे होंगे बीच में, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं इनमें। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एंडोडर्मिस के सेल्स और इनके दरमियान यहाँ पर ये एंडोडर्मल सेल्स हैं और यहाँ पर इस तरह से ग्रीन और ऐसे पिंक से आपको नज़र आ रही होंगी, ये क्या है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं। तो ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इनमें सुब्रिन बहुत ज़्यादा होता है। सुब्रिन की कंपोजिशन इनमें ज़्यादा होती है और सुब्रिन जो है इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, कि जहाँ ये मौजूद होगा वहाँ से वाटर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर अगर आप वाटर की मूवमेंट देखें तो वाटर जो है ये एपिडर्मल सेल्स से कॉर्टिकल सेल्स और यहाँ तक कि ये एपिडर्मल एंडोडर्मल सेल्स से मूव तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से ये डायरेक्टली जो है ये मूव नहीं करके अंदर जा सकता, बिकॉज दीज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर इम्परमिएबल टू वाटर। तो वाटर एंडोडर्मल सेल्स से तो जा सकता है, लेकिन इनकी जो रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स की थिकनिंग्स हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, वहाँ से वाटर की मूवमेंट या डिजॉल्व सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट इसमें है कॉर्टिक्स। जैसे हमने कहा कि बिल्कुल सेंटर में क्या था, स्टील, जिसमें हमने कहा जाइलम, फ्लोएम और पेरीसाइकिल हैं। पेरीसाइकिल के बाहर है एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बाहर जो पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टिक्स।
अब पेरिसाइकल भी हमने कहा सिंगल लेयर थी, एक ही लेयर थी सर्कुलर, और एंडोडर्मिस की भी सिंगल लेयर थी, जबकि जो कॉर्टिक्स है ये इसकी सेवरल लेयर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कॉर्टिक्स दिखाया गया है, ये तो सेंट्रल उसका पार्ट है, जाइलम फ्लोएम और पेरिसाइकल एंडोडर्मिस हो गया, और एंडोडर्मिस के बाहर यहाँ से यहाँ तक ये सारी जो लेयर्स हैं ये कॉर्टिक्स की लेयर्स हैं। अब कॉर्टिक्स के जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड होने की वजह से दे आर परमिएबल टू वाटर, ठीक है। उसके अलावा इन सेल्स को अगर आप देखें तो एक सेल और दूसरे नीबरिंग सेल के दरमियान आप देखें तो ये कुछ स्पेसिस पाई जाती हैं। इन सेल्स के दरमियान ये टाइटली बाउंडेड नहीं हैं, बल्कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ स्पेसिस पाई जाती हैं। तो ये सेल के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं इनको इंटरसेलुलर स्पेसिस कहा जाता है। तो ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं दीज आर हाईली परमिएबल टू वाटर बिकॉज द सेल वॉल इज़ वेरी थिन। कॉर्टिक्स के बाद आप देख रहे हैं कि बाहर जो है ये एपिडर्मिस है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं और इसके अलावा रूट में इसको एपिब्लेमा भी कहा जाता है। अब ये एपिडर्मल सेल्स की जो लेयर है इसमें आप देखें सेल्स कुछ इलोंगेटेड हैं, और कुछ सेल्स में देखें इनके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली जो हैं ये ग्रो करते हैं या इलोंगेट हो जाते हैं, और ये थिन जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको रूट हेयर कहा जाता है। तो जो रूट हेयर्स हैं इनफैक्ट दीज आर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स, कि इस एपिडर्मिस में से ही इनके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इलोंगेट होते हैं और वो रूट हेयर बना लेते हैं। अब ये जो रूट हेयर हैं ये सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो हैं इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, और ये रूट हेयर्स जहाँ से सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान इनको पानी अवेलेबल होता है तो वहाँ से वाटर को ये लेते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सेल्स में, कॉर्टिक्स में। कॉर्टिक्स से फिर ये एंडोडर्मिस सेल्स, वहाँ से पेरिसाइकल, और फिर ऐसे जाइलम तक ये वाटर जो है ये पहुँच जाता है। नेक्स्ट है इसमें वाटर पाथवेज थ्रू रूट। अब हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें फ़र्स्ट हमने देखा कि रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। उसके बाद हम अब इसमें देखेंगे कि उसके रूट के जो सेल्स हैं उनमें जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके कितने पाथवेज़ हैं या किन तरीक़ों से वो उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इसमें 3 पाथवेज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। एक इसमें है एपोप्लास्ट पाथवे, सेकेंड इज़ सिम्प्लास्ट एंड थर्ड इज़ वेक्यूलर पाथवे। इसमें हम देखते हैं क्या डिफरेंस है इन सब में। तो एपोप्लास्ट पाथवे जो है ये होता है थ्रू सेल वॉल टू सेल वॉल कनेक्शंस। मींस अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये जो लाइट ब्लू सा दिखाया गया है ये पाथवे शो कर रहा है एपोप्लास्ट का, ठीक है। और ये सेल वॉल है, एक ये देखें आप, ये डिफरेंट लेयर्स है ना, ये एपिडर्मिस की लेयर है तो उसका एक एपिडर्मिस का सेल दिखाया गया है, उसके बाद कॉर्टिक्स का सेल दिखाया गया है, फिर एंडोडर्मिस का सेल है, पेरिसाइकल है, और इसी तरह से ये जाइलम है। तो वाटर की मूवमेंट अगर इस तरह से हो कि ये सेल के अंदर वाटर दाखिल ना हो, सिर्फ उसके बाहर जो सेल वॉल है, एक सेल की सेल वॉल से दूसरे सेल की सेल वॉल में चला जाए, फिर वहाँ से नेक्स्ट सेल की सेल वॉल में चला जाए। अब यहाँ जब एपिडर्मिस से कॉर्टिक्स की सेल वॉल और कॉर्टिक्स की सेल वॉल से एंडोडर्मिस की सेल वॉल तक जब वाटर आता है तो आगे ये दिखाई गई है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। एंडोडर्मिस में हमने कहा था कि इसकी रेडियल वॉल्स पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि इम्परमिएबल टू वाटर हैं। यहाँ तक तो एपोप्लास्ट के ज़रिए वाटर मूव करेगा, लेकिन जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होंगी आगे वाटर मूव नहीं कर पाएगा थ्रू द सेलुलर पाथवे। तो सेल वॉल के ज़रिए इस तरह से मूवमेंट नहीं होगी, वाटर जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर चला जाएगा, एंडोडर्मल सेल्स में, और वहाँ से फिर वो दूसरे पाथवे के ज़रिए वो फिर जाइलम तक जाएगा। इसको अगर आप देखें तो इसको डिफाइन किया गया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द एडजेसेंट सेल वॉल्स इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये वो पाथवे है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो सेल वॉल्स के ज़रिए होती है। एक सेल का सेल वॉल और उसके साथ जो एडजेसेंट सेल है उसका जो नेबरिंग साथ वाला सेल है उसकी सेल वॉल, और फिर इसी तरह से नेबरिंग जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स के ज़रिए जब वाटर मूव करता है तो ये उसका पाथवे एपोप्लास्ट पाथवे है। द इंटरकनेक्टेड सेल वॉल्स एंड वाटर फील्ड जाइलम एलिमेंट्स फॉर्म सिंगल एलिमेंट system called epoplast. The epoplast is continuous throughout the plant except for the Casparian strips in the roots. जैसे मैंने आपको भी बताया
कि एपिडर्मिस की सेल वॉल से कॉर्टेक्स की सेल वॉल और यहाँ से फिर एंडोडर्मिस की सेल वॉल तक तो वाटर इस तरह से मूव करता है कि सेल वॉल टू सेल वॉल इसकी मूवमेंट होती है। लेकिन जब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आती हैं तो इसको सेल के अंदर दाखिल होना होता है, तब ये यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर चला जाता है। यहाँ इसकी जो पाथवे है यहाँ तक ये रुक जाता है। नेक्स्ट इज सिम्प्लास्ट पाथवे। अब जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इसमें सेल के अंदर वाटर मूव करता है और एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर की मूवमेंट होती है। एपोप्लास्ट पाथवे में हमने कहा था कि वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव नहीं करता, बल्कि वो सेल के बाहर जो सेल वॉल है, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है। जबकि सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर जो है वो सेल के अंदर जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में जाता है और एक साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करता है। जैसे आप यहाँ पर पाथवे देखें तो ये एपिडर्मिस, साथ वाला कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल सेल्स ये दिखाए गए हैं। अब वाटर की जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर जो है एपिडर्मिस के सेल्स में आ गया है, ठीक है। अब ये एक सेल और इसके साथ वाला जो दूसरा सेल है, इनके दरमियान, मतलब इनके ये साइटोप्लाज्म है ना एक सेल का, ये दूसरे सेल का, तो ये इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। ये कनेक्शंस दिखाए गए ना, छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं इनमें। ये स्ट्रैंड दिखाया गया है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड दिखाया गया है, जहाँ से ये वाटर की देखें मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म ऑफ अनदर सेल। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा हैं। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में वाटर किस तरह मूव करता है, इन प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए मूव करता है। इसी तरह से कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस में भी इन प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए वाटर मूव करता है। फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में भी जब मूव करता है तो इसी तरह से ये जो इनके कनेक्शंस हैं प्लाज्मोडेस्माटा, इनके ज़रिए ये मूव करता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है या ये जो पाथवे है ये सिम्प्लास्ट पाथवे है। इसको डिफाइन किया गया है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल्स इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। तो इसमें मतलब सेल के अलावा जो इसका अंदर का ये लिविंग कंपोनेंट है प्रोटोप्लास्ट, यहाँ से इसकी मूवमेंट होती है। द इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन द प्लांट आर कॉल्ड सिम्प्लास्ट। द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स इज लिंक्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा इन द सेल वॉल्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म ये आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से एक सेल से वाटर दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में मूव करके जा सकता है थ्रू द सिम्प्लास्ट पाथवे। तो ये उसका दूसरा पाथवे है। तीसरा जो इसमें पाथवे है वो है वैक्यूलर पाथवे। जैसे कि नाम से जाहिर है कि वैक्यूल टू वैक्यूल मूवमेंट होती है वाटर की। तो वाटर की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जब वैक्यूल टू वैक्यूल होती है, इस पाथवे को हम वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये सेल दिखाया गया, उसकी सेल वॉल है, ये अंदर उसका प्रोटोप्लास्ट है और उसके अंदर जो है ये वैक्यूल दिखाया गया। इसी तरह से साथ वाले सेल का वैक्यूल है, हर एक सेल का वैक्यूल जो है ये दिखाया गया है। अब वाटर की मूवमेंट यहाँ पर देखें दिखाई गई है कि एक वैक्यूल से वाटर दूसरे वैक्यूल में जा रहा है, वहाँ से साथ वाले सेल के वैक्यूल में जाता है, फिर वहाँ से उसके साथ जो नेबरिंग सेल है वहाँ पर ये जा रहा है। तो इस तरह का जो पाथवे है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन वैक्यूल टू द वैक्यूल ऑफ अदर सेल, तो ये कहलाता है वैक्यूलर पाथवे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।